और कई जो हैं वो कह रहे हैं कि मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी 19वीं तरमीम लानी पड़ी कि जी और उन्होंने कहा था गन पॉइंट पे हमसे हाँ 19वीं तरमीम। फिर आज अलीमा खान और उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं उनकी भी ज़मानत हो गई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद डील हो गई है, पीटीआई के साथ कोई डील हो रही है आपके ख्याल में? अब ये एक पैटर्न होता है और आमतौर पे ना जनरल फैज़ की मिसाल दी जाती है कि वो चीज़ें जो है ना एक बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचती थी ना तो वो चूल्हा जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा कम कर देता था। अस्सलाम वालेकुम, वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज हमारे मेहमान हैं मुल्क के मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा। आज हम इनसे मुख्तलिफ मामलों पर बात करेंगे। आज इंपॉर्टेंट दिन है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन है, उनकी याद में रेफरेंस हुआ और उसमें भी उमर चीमा साहब शरीक थे। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि उनका दौर कैसा रहा, फिर जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जैसे ये आफरीदी, उनके दौर से क्या तौक़्क़ात वाबस्ता हैं और पीटीआई के साथ मामला अब मुल्क की सियासत किस समत में जा रही है, क्योंकि आ रहा है बुशरा बीबी को कल रिहा कर दिया गया है, अलीमा खान उज़मा खान जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं उन दोनों की ज़मानत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। तो अब मुल्क की सियासी मंजरनामा 26वीं आईनी तरमीम के बाद किस तरफ जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का चीमा साहब। ये बताइए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रेफरेंस में भी आप शरीक थे, आप उनके हवाले से रिपोर्टिंग भी बड़ी करते रहे। उनके दौर को, आज उनका दौर का अख्ताम हो रहा है, उनके दौर को जो तकरीबन 1 साल से ज़ायद का था उसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? उसमें कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ और फैसले दिए हैं जिनको बिलावल साहब ने भी सराहा है, बाकी लोगों ने भी सराहा है। तो ओवरऑल उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बस जी आज तो यही है कि कई लोग बड़े परेशान भी हैं और कई जो हैं वो कह रहे हैं कि मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी, वो वाले दोनों हैं ना, इनकी ओवरऑल एक डिवाइडेड किस्म की लेगेसी है। उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और उनके बदख्वाह जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और लेकिन यह है कि ओवरऑल जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो एक बहादुर जज हैं और उनके फ़ैसले हैं बड़े दिलेराना फ़ैसले हैं। ऑब्वियसली उससे कई लोगों को बड़ा इतराज़ भी है और फिर यह है कि वो जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस बने तो ये भी एक तरह का मोजज़ा था कि जिस ट्रायल से वो ख़ुद गुज़रे, जो उनकी परसिक्यूशन हुई और इमरान खान और जनरल फैज़ जो उनको दबाने वालों में शामिल थे, तो फिर एक टाइम वो जज बन गए। फिर जो है इमरान खान जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने महसूस किया कि जैसे इमरान खान उनके विक्टिम बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम बात करते हैं ना आमतौर पे जी कि वो तारीख़ की कौन सी साइड पे खड़े थे, हर बंदा यही समझता है कि वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है और जो एक दूसरे को गलत साइड पे सोच रहे होते हैं ना, वो भी जो जिसको तसव्वुर कर रहे होते हैं वो गलत साइड पे है, वो समझता है मैं ठीक साइड पे हूँ। तो ये अपने अपने सोचने का अंदाज़ है। तो जो काजी साहब है ना उनको भी इसी तरह याद रखा जाएगा। अगर किसी आप पीटीआई वाले से पूछेंगे तो वो तो उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं करेगा। अगर आप किसी और सियासी जमात से पूछेंगे तो वो उनका बहुत जिक्र करेगा जी कि बहुत क्लास के जूरिस्ट थे और उनके फ़ैसले जो हैं वो बड़े कमाल के थे। अब लेकिन मैं आपको कुछ एक का मैं जिक्र करता हूँ कि जैसे उन्होंने एक जजेस की अकाउंटेबिलिटी पर भी फोकस किया। जैसे वो जस्टिस नकवी थे, उनको जिस तरीके से उन्होंने भगाया, बल्कि वो भागे और इन्होंने फिर उनको पकड़ लिया कि वो तो ये चाह रहे थे कि मैं रिज़ाइन दे के निकल जाऊँ और दूसरे जो हैं वो डर से ही निकल गए। जो जस्टिस क्या नाम था उनका, एजाज हाँ एजाजुल हसन जो है, ठीक है। और फिर यह है कि जो उन्होंने एक ज़रा प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज़ करने की कोशिश की कि आमतौर पे ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो एक सांप बन के बैठ जाता है कि जी बेंच मैं बनाऊंगा, केस कौन सा केस सुनेगा। तो उन्होंने उसको आके जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट था उसको एक्चुअलाइज़ किया, बल्कि वो केस अदालत में चल रहा था। जो पहले केसेस उन्होंने टेकअप किए तो उनमें उसका भी शुमार था और उसमें उनकी पावर डिवॉल्व हो रही थी, जिसमें 3 रुकनी आ गया। फिर यह है कि जो आपस में शरारतें शुरू हो गई और कोई दूसरे जजेस जो मेंबर बन गए, कोई सियासत उधर भी आ गई कि कौन सा केस नहीं लगना चाहिए। तो फिर जो है आगे कोई एक ऑर्डिनेंस भी आया, लेकिन अगेन फिर भी 3 जो जजेस हैं वही उन केसेस को सुनते रहे। और फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से रेफरेंस, ये भी तो एक अपने गिरबान में झांकने वाली बात है ना कि ओवरऑल जुडिशरी की अपनी अकाउंटेबिलिटी कि हम किस तरह के फ़ैसले मुख्तलिफ टाइम्स पर करते रहे। और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर जो पीटीआई को बड़ा सख्त एतराज़ है। अगर उसको कानूनी लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल है कि कोई फ़ैसला गलत नहीं था। ये भी कोई 2 साल में कोई इलेक्शन ही ठीक नहीं करा सके। आखिर पे इनका जवाब ये था जी कि आपको पता नहीं कि किन हालात में हम रह रहे हैं। जब इनके हालात अच्छे नहीं थे तब भी ये ठीक नहीं करा रहे थे।
और अपने बनाए हुए कवायद ज़वाबित के मुताबिक नहीं करा पा रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि एक दूसरा एंगल ये भी आ सकता है कि इलेक्शन तो उनके ठीक नहीं थे, फैसला जो है वो कानून के मुताबिक था, लेकिन अगर वो कोई गुंजाइश निकालना चाहते कि जी 6 माह इनको और दे दिए जाए, ये जी इलेक्शन में चले जाए, वो भी निकाल सकते, कंप्लीट जस्टिस कर सकते थे। और दूसरा ये कि अच्छा, मेरे ख्याल में तो ज़ाहिर है उस फैसले में मैं समझता हूँ उनकी गलती है कि ज़ाहिर है इलेक्शन हो रहे, एक बड़ी पार्टी है, वो बिल्कुल ही महरूम हो गई। उस फैसले के नतीजे वो थे कि जो उन्होंने वायलेशन की थी, उन्होंने अपनी लॉ की वायलेशन की थी PTI ने, और थोड़ी बहुत वायलेशन थी, लेकिन यानी जितना जुर्म था उससे बड़ी उनको सज़ा मिल गई, बल्ले का निशान। लेकिन वैसे वसीम एक और भी है ना, मसलन अब जो है मंसूर अली शाह पे लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि जो जनरल बाजवा का केस है, हाँ, जो इन्होंने उसमें भी वो ज़्यादा पार्लियामेंट में भेजा था और 6 महीने की टाइम अच्छा, दे दिया कानून के मुताबिक तो ये है कि इनको ये इख्तियार नहीं था ना जी कि आप पार्लियामेंट को कह दें, ठीक है, इन्होंने भेजा था। कई लोग कहते हैं जी कि किस कानून के और 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया था उनको कि जी आप 6 महीने तक। तो लिहाजा जिधर कोई टाइम दिया उधर भी इतराज़ है, एक साइड को तो इतराज़ है ना, ठीक है। अब जो है इधर जिधर टाइम नहीं दिया उधर भी इतराज़ है, तो लिहाजा ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी डिबेट होती है, यानी कि दोनों साइड जो हैं वो अपने लिए कोई ना कोई जवाब तराशते हैं कि काजी साहब कहते होंगे जी कि लॉ के मुताबिक मैं नहीं कर सकता, जो दूसरी साइड है वो कहते होंगे जी कि गुंजाइश निकल सकती थी। लेकिन जो मुझे उनकी सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन लगती है, जो कि जजेस के हाल में बगावत है या गद्दारी के ज़ुमरे में आएगी, वो ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये काजी फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस की एब्सेंस में ये मुमकिन नहीं थी। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मुमकिन नहीं था कि इसमें इसकी अपनी पावर जारी थी। ऐसे ही है कि जैसे मीडिया में हम सोचें कि अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, लेकिन जब को पता चले कि हम पे कोई ना कोई कदगन आएगी तो हम जो है सारे भाग जाते हैं, बातों की हद तक करते रहते हैं, लेकिन अगर पता चले कि वाकई कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो उस टाइम लोग एक्सक्यूज में उस टाइम भाग जाते हैं। अब ये वाला जो मामला है, जो 26वीं तरमीम वाला है, ये कोई भी चीफ जस्टिस होता उन्होंने ब्रेक लगा देनी थी। इवन अगर हो जाती तरमीम उसके बाद इन्होंने अनडू कर देनी थी, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने पहले 18वीं तरमीम में जो पार्ट जब जो पार्लियामानी कमेटी को एम्पावर किया गया था जजेस कमेटी अपॉइंटमेंट के वाले से, उसको उन्होंने डाइल्यूट किया, 19वीं तरमीम लानी पड़ी कि जी उन्होंने कहा था गन पॉइंट पे हमसे 19वीं तरमीम, सुप्रीम कोर्ट जो है। लेकिन उमर चीमा साहब एक इसमें ये क्रिटिक्स ये कहेंगे कि इन्होंने जो किया वो अपने दौर के बिल्कुल ट्वाइलाइट पे किया, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने वाला 2-3 दिन 4 दिन रह गए तो उस वक्त किया, जिससे इनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। इनके जो आने वाले साहब हैं, उनके बाद आने वाले, उनकी तो पावर्स गई, ज़ाहिर है जैसे यही आफरीदी उतने पावरफुल चीफ जस्टिस नहीं होंगे जितने काजी फाइज़ साहब है। तो 26वीं आईनी तरमीम करके इन्होंने जो किया वो अगलों के लिए किया, अपने ऊपर कोई वो नहीं। उसका मैं ये जवाब दूंगा कि जब वो आए थे तो उस टाइम तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका था, तो उसको उन्होंने अपने पे अप्लाई किया ना, उसको तो किया। या तो हम कहते हैं कि उन्होंने 1 साल उसकी जो समात है उसको प्रोलॉन्ग करते रहे, और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा जी कि 3 जजेस वो वाला तो ठीक है उनका था। और एक और क्रेडिट भी था जो मेरा ख्याल है वो हमें मेंशन करना चाहिए कि वो इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। इससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि जज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती कैसे, आम बंदे को नहीं पता। जो है इनके जो इतने मोतबर किस्म के वकील हैं, तो उनका वो भी बड़े जो है पता चला कि ये कितनी को अच्छी बातें उधर कर लेते हैं जो बाहर आगे में सुना रहे होते हैं। तो ओवरऑल देखें इनके मिक्स लेगेसी है। और जो 26वीं तरमीम है, अब यह है कि अगर कोई ये कहे कि अपने कैरियर के एंड पे की है, ये जो पार्लियामेंट जिसने की है उसने बड़ी मुश्किल से की है। ये तरमीम लाना जो एक 2/3 से, ये कोई मजाक तो नहीं होता ना। तो लिहाजा पार्लियामेंट कौन सा इस पोजीशन में थी कि पिछले 1 साल से कह रही थी कि आप तरमीम करें, तो उन्होंने अभी किया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो, और अबव ऑल इसमें जो एक मैसेज था वो ये था, और वो इसका वो बार बार इयादा भी करते थे कि पार्लियामेंट का जो एक हक है कानून साजी करने का, आइन में तरमीम हमेशा करते रहे, इस राइट को उन्होंने हमेशा रेकग्नाइज किया। जो कि दूसरे जो लोग हैं, जजेस जो हैं, वो बस अपनी ना पावर ही चेक करते रहते थे और डोले चेक करते रहते थे कि मैं जो है ना जज ये भी कर देता है, जज वो भी कर देता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी कुछ हदूद है, और उनका भी है, यानी कि जिन्होंने जो एक इसको आइन को बनाने वाले हैं वो आइन में तरमीम करने का भी राइट रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आते हैं अगले चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। मैं देख रहा था कि आपने काफ़ी उन पर स्टोरी भी की हुई है और काफ़ी उनके बारे में मालूमात भी बताई हुई हैं, तो कुछ बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनके टेनोर से? जस्टिस यही आफरीदी जो अब फॉर्मली कल ओथ ले रहे हैं, उनके हवाले से आपके ख्याल में उनके दौर में अदलिया कैसे बिहेव करेगी? अच्छा, एक तो ये है कि मैं ओवरऑल वैसे ना इंसानों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि यानी कि मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं अपने आज का बता सकता हूँ, कल माइंड चेंज हो सकता है, किसी बंदे का भी चेंज हो सकता है।
लेकिन ये है कि जब हम किसी के बारे में एक राय कायम करते हैं तो जो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पे करते हैं। तो ओवरऑल जो यही आफरीदी साहब हैं, याहिया अफरीदी, मैं यही कहता हूँ कि लोग याहिया, अब मेरे अहले केस को जो है ना प्रोनाउंसिएशन अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं ओवरऑल बहुत ही अच्छी शोहरत के मालिक हैं। और मैं ये एक रवायती बात नहीं कर रहा जिस तरह आमतौर पे होता है ना कि जब कोई जनरल भी बनता है तो हम कहते हैं जी बड़े टॉप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो इसलिए नहीं कह रहे हैं टॉप प्रोफेशनल हैं ये वो उस तरह से बात नहीं है। यानी कि मुझे एटलीस्ट ये है कि जितने लोगों की गवाहियाँ मिली हैं, मैंने पिछले दिनों इस पर व्लॉग भी किया था, तो उसमें भी जो नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, कई लोगों ने अपने ज़ाती तजुर्बात बताए हुए थे कि हम जब उनके सामने पेश हुए हमारा कैसा एक्सपीरियंस है। इनके बारे में ये आता है कि इनसे जो वकील हैं वो भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं कि ये उनसे एक तो गैर ज़रूरी ना सवाल नहीं पूछते, और जब भी सवाल पूछते हैं ना ऐसा होता है कि जैसे वो कुछ जानना चाहते हैं तब, यानी कि जिधर कोई सवाल ग्रिल करने के लिए नहीं पूछते जैसे काजी साहब करते हैं, यानी कि कोई जो है टारगेट करने के लिए नहीं। दूसरा ये है कि कोई इसलिए नहीं कि यार जो है ना कोई एक हफ़्ता हो गया कोई बड़ी खबर नहीं मेरी अखबार में लगी या टीवी पे चली, तो इसलिए ना कोई बड़ी एक ना लंबी छोड़ूं मैं, तो वो इस तरह के कोई रिमार्क्स देने का भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, तीसरा ये है कि उनको समझना वो बड़ा मुश्किल होता है, यानी समझना इस लिहाज से, एक तो ये है ना कि उनका एक पैटर्न चलता आ रहा है कि किस तरह के है। एक ये है कि जो पर्टिकुलर केस जिसको वो सुन रहे हैं उनकी बातों से ये या नहीं होता कि ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा, यानी रिमार्क से फैसला नजर नहीं आता, फैसला पता नहीं चलता, यानी कि वो फैसला जो है जब वो आता है तो फिर ही पता चलता है। और वो अपने फैसले में इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि उसमें ये नहीं होता, हो सकता है कि उनके साथ एक दोस्त हो मौजूद हो तो किसी जगह पे उसका जो भी ख्याल है ये बिल्कुल उससे 180 डिग्री के अपोजिट साइड पे खड़े हो, ठीक है, कि ओवरऑल जो उनके ख्याल में एक आइन और कानून है, यानी कि ये बात चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाती है ना। लेकिन उनका जो है और बाकी जो जजेस का एक फ़र्क है, कई जो है ना वो जो एक अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस रकम भी कर रहे होते हैं ना, ठीक है, इनका ज़्यादातर ये है कि जो एक एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स हैं उनके अंदर खेलते हैं कि जो एक आज़ादी का कॉन्सेप्ट है ना, जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं इसका ये मतलब तो नहीं होता कि जज साहब जो हैं जो जी चाहे करते रहे, इनको कोई पूछने वाला ना हो। इसका मतलब ये है कि जो आपको आज़ादी मिली हुई है आइन के दायरे में रहते हुए, आप उसके अंदर उसको मुकम्मल और भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें, और जो बाकी लोग हैं उनकी आज़ादी का भी आप तहफ़्फ़ुज़ करें, उनका ख्याल रखें। आज भी उन्होंने बात की है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, यानी कि इक़्तिदार की जो मसलस है जिसमें कि अदलिया भी है, एग्जेक्टिव भी है, पार्लियामेंट भी है, सबके अपने अपने रोल्स हैं। ये बात वो कह रहे हैं कि मतलब पार्लियामेंट के रोल में मैं मुदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन अदलिया के रोल में पार्लियामेंट मुदाखलत ना करे या एग्जेक्टिव मुदाखलत ना करे, यानी हुकूमत मुदाखलत ना करे, और मैं हुकूमती कामों में मैं टमाटर प्याज की कीमतें मुकर्रर करने में मुदाखलत नहीं करूँगा या कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसे ही है, यानी कि अच्छा, और ये भी हो सकता है कि हमें आज हम इस तरह की जारी के मुतलाशी हैं, ठीक है, कल 4 दिन बाद हो सकते हैं हम जो जस्टिस याहिया है उनसे भी तंग आ जाए, ओ यार फलां जगह पर ये मसला बन गया, ये किधर है जी सुप्रीम कोर्ट। हमारी भी तवक्कुआत बड़ी अजीब सी है ना, ठीक है, और इसमें जो तवक्कुआत लगाने में भी जज साहबान का रोल है ओवर द टाइम। इफ्तिखार चौधरी जितने सूमोटो लिए हैं उन्होंने, तो अच्छा बाय द वे ये जो है सूमोटो के बहुत ही अगेंस्ट है। अच्छा, ठीक है, आपको पता है कि इवन जो ये 6 जजेस वाला मामला था जो खत लिखा था उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट था। उन्होंने कहा जी हम सूमोटो ले ही नहीं सकते इस पर, और उन्होंने कहा कि ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। उन लोगों का मामला है, यानी कि हाई कोर्ट जो है अपने मामलात में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसमें हमें जो है ना कोई चाचा मामा बनने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर सकते हैं। या जो एक प्रोसीजर है या उधर कोई जो जुडिशल काउंसिल है या उधर को मामला आ सकता है जी कि हमारे जजेस को ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली जो सूमोटो का लोग मुतालबा भी कर रहे थे उस टाइम, तो मेरी कई लोगों से बात होती थी कि सूमोटो से क्या फ़र्क पड़ेगा। वो कहते थे ये निकी जी ज़रा थोड़ा सा एक मैसेज जाना चाहिए। अब ये है कि मैसेज जो है यानी कि आप एक पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, उसमें जैसे याहिया अफरीदी कहते थे कि ये मैसेज जो आप भेज रहे हैं, लेकिन ये है कि ये आइन से तो हट के है, ये नहीं हमारी जो एक इख्तियार है, एक दबका लगाना था, तो वो कह रहे हैं कि दबका लगाने की हाँ नहीं, यानी कि उनका ये ख्याल था कि अब देखें इवन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इख्तलाफी नोट सबसे ज़्यादा रीज़नेबल था वो याहिया अफरीदी साहब का था। उन्होंने कहा जी कि ये जो कंप्लीट जस्टिस वाली बात है, ये जो इन्होंने मुकम्मल इंसाफ दे दिया है, उन्होंने कहा कि मुकम्मल इंसाफ की गुंजाइश जो है आर्टिकल 187 में है, लेकिन जब कोई बंदा आए, जब कोई साइल मौजूद हो कि जनाब मुझे ये फ़लाँ चीज़ चाहिए, अगर आप वैसे बिन मांगे नहीं देना चाहिए, नहीं बिन मांगे का उसकी इम्प्लीकेशन उन्होंने बताई ना। इम्प्लीकेशन ये है
कि इधर कितने लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो कहते हैं कि तुहानू इमरान खान ही नज़र आउंदा, उसके अलावा बंदा को नहीं नज़र आ रहा, हमारे साथ भी हुआ है, तो आप हमें देख लें। तो बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये देखें ना कि जस्टिस खोसा के टाइम पर एक कोई इन्होंने कोई सज़ाए मौत के केस सुन रहे थे कि जिसमें जब उन्होंने केस लगाए तो इन्होंने रिहाई का हुक्म दिया, पता चला कि वो लोग जो हैं वो तो पहले 6 माह पहले उनको हैंग कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या मुकम्मल इंसाफ आप देंगे? क्या रियासत जो है या जो अदालत है वो उन लोगों से जाके कोई उनके फैमिली के साथ कोई कंपनसेट करेगी, उनसे अपोलोजाइज़ करेगी? तो ये इधर तो हर तरफ नाइंसाफ़ी है। तो अगर आप एक बंदे को इंसाफ बिना मांगे दे रहे होंगे तो ये उससे भी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि बाकियों को नहीं मिला। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये इसकी बड़ी पेचीदगी है किसी एक बंदे को देने की। चलें, अब उनका टेन्योर सामने आ जाएगा, उसमें पता लगेगा टेन्योर उनका कौन सा है। हाँ, जो 3 साल में जो फैसले करेंगे, जैसे ये अफरीदी। अच्छा, ये बताइए कि सियासी महाज पे आपको क्या लग रहा है? हुकूमत ने बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत ने अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, SCO कॉन्फ्रेंस करवा लिया, IMF के साथ माहिदा कर लिया, स्टॉक मार्केट आज 90,000 भी इंडेक्स क्रॉस कर गई है, मतलब लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PTI के लिए कुछ खुशगवार फैसले सामने आ रहे हैं। कल बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया, उनको मजीद किसी केस में पकड़ा नहीं गया। मतलब रिहा करना तो चलें कोर्ट में कहा जा सकता है, मेरिट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद किसी केस में इम्प्लीकेट नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं रखा गया, जो कि पहले होता रहा कई लीडरों के साथ। फिर आज अलीमा खान और उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें, उनकी भी ज़मानत हो गई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद डील हो गई है, PTI के साथ कोई डील हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इस हवाले से कोई ऐसी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। ठीक है, अब जो हो रहा है और जो माजी में होता है मैं उसकी बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि जिस तरीके से बुशरा बीबी की रिहाई हुई है ये वाकई मशकूक है। मशकूक इस सेंस में है कि अगर हम एक पैटर्न देखें तो जब पहले भी इनको किसी केस में वो रिहाई होती थी तो ये ज़बरदस्ती ना कोई केस और बना के कहते जी हमें इस केस में मतलूब है, तो उनको जेल से निकलने नहीं देते थे। इमरान खान के साथ भी हो ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब जो उनका निकलना है इसका मतलब यह है कि कोई गुडविल मौजूद है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने कोई जस्टिस मियाँ गोल औरंगजेब को कहा होगा कि सर साड़ी डील हो गई अब इनको जाने दें, ऐसा नहीं है। हाँ। उसमें आप प्रोसिक्यूशन अपने जो है यानी कि वो एविडेंस ना दे आपके, यानी कि हाँ यानी कि हमने जो यानी कि इनके बारे में एविडेंस वो बात जो है ना अभी मुकम्मल जैसे नवाज शरीफ के केस में नैब ने कह दिया हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो एक तो वो इस तरीके से हुआ है। अलीमा खान जो है उनको भी पहले भी कोई रखने का जवाब इतना लंबा था नहीं। ठीक है, अब जो है इन्होंने वो आ गई हैं, तो ये मेरे ख्याल है कि कोई ब्लेसिंग्स के बगैर नहीं हो सकता। ये बज़ाहिर बादी नज़र में ये लगता है कि ऐसा हुआ है। अब ये है कि माजी की मैं जब बात करूँ तो अब ये एक पैटर्न होता है और आमतौर पे ना जनरल फैज़ की मिसाल दी जाती है कि वो चीज़ें जो है ना एक बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुँचती थी ना तो वो चूल्हा जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा कम कर देता था। ठीक है, अच्छा। ठीक है, और ये जो है ना नून लीग के साथ भी करते आए हैं। ठीक है, कि जब मसलन एक बंदा है यानी कि आपने उसको पकड़ लिया, वो पहले तो जो है ना उसके जाग छूट जाती है ना कि यार हाउ डेयर दे, कि इनकी ज़रूरत कैसी हुई कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, जब वो पकड़ लेते हैं फिर जो है उस पर मज़ीद सख्तियाँ करते हैं कि जी वो रात को सोया हुआ है, कोई 2 बजे आके IO आपको उठा रहा है कि जनाब हमने फ़लाँ चीज़ पूछनी थी, सॉरी नहीं कि आपको उठाया है। फिर कोई 4 बजे आके कोई फिर आपको तंग कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि यार आपको पहले वाला गम भूल जाता है, ये वाला गम जो है ना ताज़ा रहता है। आप कहते हैं कि यार कम से कम कुछ शर्म करो, मुझे सोने तो दो। ठीक है, तो लिहाजा आपको जो है ना एक बगैर मुदाखलत के जो नींद है वो भी एक फेवर की शक्ल में, एक डील की शक्ल में मिलती है। आपने अपने घर से कोई खाना मंगवाना हो वो भी एक डील की शक्ल में मिलता है। ठीक है, या आपने ये चाहे जी कि मेरे कोई गेस्ट आएँ तो वो मुझे मिल लें बगैर किसी रुकावट के, तो ये भी एक डील ही समझी जाती है। ठीक है, कि जिसमें आपको एक तरह के एक जो है ना एक CBM के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये बाहमी इत्माद की को हमवार करने के काम। तो अच्छा, अब उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको मुकम्मल तौर पे कोई छूट मिल रही है। ठीक है, सो मच कि इवन जो आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर बात करते हैं कि 2018 में जो शहबाज शरीफ हैं उनको ऑफ़र हुई थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। अच्छा, मुझे कोई बंदा था कोई जनरल फैज़ के करीब, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि असल में ये इनको ऑफ़र नहीं हुई थी। बेसिकली ये है कि उस टाइम सारे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो चूँकि मियां नवाज शरीफ अंदर थे तो वो ज़रा इनका थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन रखना चाह रहे थे और
पार्टी के अंदर अगर कोई 2-4 लोगों को आप उम्मीद लगा दें कि जनाब आपका फ्यूचर बड़ा रोशन है तो कोई सुइसाइडल एक्ट ना कीजिएगा, ठीक है। तो वो मियाँ शहबाज जी को कहते हैं कि सर कोई लग रहा है कि इलेक्शन में आपने जीत जाना है तो कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे, उनसे कैबिनेट की लिस्ट भी मंगवा ली थी। हाँ, तो लिहाजा यानी कि ये समझते रहे कि जनाब यानी कि हमारी डील हो रही है, उधर वो हो रहा था। अच्छा, उसके बाद ना मैं किसी और से बात कर रहा था, उसने कहा जी कि इवन जो केपी में ANP और JUI के साथ भी ये हुआ कि एक ख्याल ये आता था जी कि ANP और JUI जो हैं उनकी गवर्नमेंट बनेगी, मौलाना फजलुर रहमान जो है ये अगर आपस में अलायंस कर लें तो ये ठीक रहेंगे, लेकिन उन्होंने उन दोनों को ना अलग अलग लगाया हुआ था जी कि आपको तो किसी से अलायंस की ज़रूरत नहीं है और आप तो गवर्नमेंट में आएंगे ना, ठीक है। तो लिहाजा मुझे ये उसी तरह का मामला लग रहा है इनके यानी कि प्रेशर थोड़ा सा कम करने के लिए और ये है कि जो इसमें इमरान खान जो है यानी कि वो भी डाउन हो जाए। हालांकि इमरान खान को चुप कराने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बहनों को या बेगम को आज़ाद करें। एक तो ये था कि इमरान खान की अगर कोई कमज़ोरी है तो वो उनकी बेगम है। आमतौर पे होता है ना कि किसी के बच्चे बेगम बहनें उठाएं तो ये चीज़ उनको अपने से ज़्यादा एजिटेट कर रही होती है कि यार वो भी इधर ही हैं। खान साहब बार बार कहते भी रहे, तो वो कहते रहे, वो जो भी बात होती थी वो कोई भी पूछता था वो बुशरा उनके मुंह से बुशरा ही निकलता उनके साथ क्यों जाती हो रही है। तो लिहाजा एक तो वो ज़रा थोड़ा सा काम डाउन हो जाएंगे। तो बाकी में रह ले कि ओवरऑल अगर टेम्परेचर डाउन भी हो जाए और ये जब तक इमरान खान रूल्स ऑफ गेम पर एग्री नहीं करेंगे तो लिहाजा उस टाइम तक तो ये जेल में रहेंगे, ठीक है। ये जो यानी कि इनको जो डील मिली भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान साहब को भी रिहाई मिल जाएगी या उनको ये आप समझेंगे ज़िमनी किस्म की डीलें हैं छोटी छोटी कि जिसमें चलें यानी कि आप इधर ही रहें लेकिन कोई इतना को आपको जिस तरह होता है ना कि गुड बिहेवियर के कुछ नंबर होते हैं। वो कैदी जो है अगर कोई जो उसकी सज़ा बा मुशक्क़त होती है तो उसको कहते हैं कि अगर किसी से तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी तो तुम्हें कम कर देंगे, मुशक्क़त कम हो जाएगी या इस तरह की। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई गुड बिहेवियर के जो नंबर है ना वो कोई इनको कोई इस प्रॉमिस पे ये हुआ है। बहुत शुक्रिया जी उमर चीमा साहब। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा हमारा शो और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखते रहिए VNews.pk।